गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग अर्थ पार्ट 2। कल हमने चेंजिंग अर्थ में माउंटेन एंड वोल्केनो को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक एंड सुनामी। सो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आज शॉर्ट में हो जाएगा। सो अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक होता कैसे है? अर्थक्वेक में क्या होता है कि सडन मूवमेंट इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर में जो अचानक से एकदम सडन जो मूवमेंट होता है, उसी की वजह से जो हरकत आती है अर्थ के ऊपर, जो अर्थ हिलने लगता है, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। ये कैसे होता है? अगेन एंडोजेनिक फोर्सेस, जो इंटीरियर फोर्सेस अर्थ के अंदर से वहाँ पे कोई हरकत हुई, कोई सडन चेंजेस हुआ, उसका असर हमें अर्थ पे दिखता है। वही जो अचानक हिलने लगता है उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये होता कैसे? सपोज कि ये अर्थ है, राइट, इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे हमें पता है कई सारी प्लेट्स हैं, राइट, ये पूरे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। यहाँ पे कोई अचानक से हरकत हुई, तो ये हरकत क्यों होती है, ये सडन चेंजेस क्यों होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो रीएडजस्ट होती हैं। मान लीजिए कि ये एक ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं और ये मूव कर रही है, सपोज प्लेट्स है ना, तो ऐसे मूव कर रही हैं, आगे धीरे धीरे करती है, यहाँ पे आके टकरा, ठक, ठक होगा तो थोड़ा हिलेगा ना ये चीज़ें, ये अर्थक्वेक है। मान लिया कि कोई प्लेट ऐसे जा रही है, ऐसे, जैसे इस पे से उतरेगा तो फिर ठक होगा। तो यही जो एडजस्टमेंट होता है, कभी टकराने में, कभी एक दूसरे को उतरने में, कभी चढ़ने में, जो हल्की सी जो हिलता है, वही अर्थक्वेक कहते हैं हम उसे। तो अर्थक्वेक क्यों होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो रीएडजस्ट होती हैं और उसी में कभी एक दूसरे में टकराती हैं, कभी हिलती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक हमें महसूस होता है। जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हरकत हुई, राइट, तो इसे हम कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। जहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जहाँ भी जिस पॉइंट पे भी हरकत हुई उसे हम कहते हैं फोकस। और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा एपी सेंटर। क्या कहलाएगा? एपी सेंटर। जो ऊपर वाला, जो सरफेस पे, क्रस्ट के ऊपर जो एरिया। मान लीजिए कि यहाँ पे हरकत हुई इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर, तो इसे हम फोकस कहेंगे। और इसी के ऊपर जहाँ पे जगह पड़ती है, मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली हो गया इसका एपी सेंटर। तो आपसे पूछा जाए अर्थ का एपी सेंटर और फोकस क्या होता है, तो आपको समझ के बताना है कि किस तरीके से वो। अगर ये पिक्चर भी आपको आता है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है? एक सिस्मिक वेव होता है। व्हाट इज सिस्मिक वेव? आप जानिए सिस्मिक वेव, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सिस्मिक वेव क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपने एक पत्थर एक पॉन्ड में मारा है ना, जब पानी में हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे पत्थर मारा है ना, तो इस तरीके का ऐसे वेव बनता चला जाता है ना जी, इस तरीके से। इसे ही हम कहते हैं सिस्मिक वेव। ये जो रिपल्स क्रिएट हो रहा है, रिपल्स मतलब जो पानी मारने पे जो धार बन जाता, पूरा एकदम चारों तरफ फैलने लगता, आपने बिल्कुल इसका एक्सपीरियंस किया होगा, उसे ही हम कहते हैं सिस्मिक वेव। रिपल्स है ना, वो रिपल्स है, सिस्मिक वेव होता है। तो इसी तरीके से जब अर्थ के ऊपर एपी सेंटर में मान लिया कि अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये फ्लैट हमने मान लिया, यहाँ पे एपी सेंटर है, तो इसका असर जो है उसी तरीके से, जैसे पानी में उसका वेव जो है वो बढ़ता चला जाता, रिपल्स बढ़ता चला जाता, इसी तरीके से इसका अर्थ भी यहाँ पे हिला, सबसे एपी सेंटर है, यहाँ पे असर हुआ, यहाँ से ये पूरे अर्थ, पूरे चारों तरफ इस तरीके से इसका असर होता चला जाएगा। ये वो एपी सेंटर। तो जो एपी सेंटर होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पे होगा एपी सेंटर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिपल्स यहीं क्रिएट होगा। बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं जब पत्थर मारते हैं तो वहाँ पे अचानक से वहाँ पानी उठता है
और उसके बाद ऐसे होते 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 आखिरी में एकदम कम हो जाता है, उधर किनारे जाकर रुक जाता है। इसी तरीके से इसमें होगा, यहाँ पे जहाँ एपी सेंटर है यहाँ पे जो रिपल्स होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे अर्थक्वेक का असर ज़्यादा होगा और यहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा। ये धीरे धीरे कम होते होते दूर तक एकदम कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अर्थक्वेक आया, हमें भी झटका महसूस होता है, हम लोग दूर है ना जी, एपी सेंटर से दूर है। एपी सेंटर के ऊपर जो रहेगा वहाँ पे बहुत नुकसान होता है। तो यही जो वेव है इसे ही हम सिस्मिक वेव कहते हैं। आई गेस के आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, हाउ डज इट वर्क। तो अभी हमने पढ़ा अर्थक्वेक कैसे होता है, सडन मूवमेंट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ की जो सडन मूवमेंट होता है प्लेट के रीएडजस्टमेंट की वजह से, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। और अर्थक्वेक का एक फोकस होता है जहाँ पे डायरेक्ट असर होता है, और उसके ऊपर जो ज़मीन का हिस्सा होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। और जो पूरा उसका जो असर जो है, वो कंपन जो है वो पूरा जो दूर तक फैलता है उसे हम कहते हैं सिस्मिक वेव। जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, जो अर्थक्वेक की पढ़ाई को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक की पढ़ाई को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। जो लोग अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट यानी जो अर्थक्वेक के बारे में पता लगाता है, सब कुछ करता है, ये कैसे होता है, उस आदमी को हम सिस्मोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है। तो भूज एक गुजरात का इलाका है, कच्छ इलाके में भूज, वहीं पे एपी सेंटर था 2001 में 26 जनवरी 2001 सुबह सुबह एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, मतलब बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक है, आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का। उसमें लगभग 50,000 लोग, ऑफिशियल फिगर है 50,000 लोग मर गए और कई लाख लोग जिनको कि उसका असर हुआ। बड़ी बड़े बिल्डिंग बिल्कुल ढेर हो गए, इतना बुरा था, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ रिक्टर स्केल पे वो तेज था। अब ये रिक्टर स्केल है क्या, व्हाट इज रिक्टर स्केल? जिस तरीके से हम स्पीड नापते हैं कहीं पे चलने की, भाई ये 20 के स्पीड में जा रहा है, 60 के स्पीड में जा रहा है, टेम्परेचर नापते हैं कि यार 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री पहुंच गया है। इसी तरीके से जो अर्थक्वेक की का जो स्पीड होता है, मतलब उसका जो असर है, इफेक्ट है, उसको हम लोग रिक्टर स्केल पे नापते हैं। रिक्टर स्केल जो होता है वो 0 से लेके 8.9 प्लस, मतलब ओपन है, मतलब आगे बढ़ता रहेगा। मतलब 0 से शुरू होगा, जैसे मान लिया कि इंची टेप होता है 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से मान लीजिए कि ये रिक्टर स्केल पे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाता है। तो इस पे जब सिस्मिक वेव आएगा तो ये बताता है कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक कितना, इसकी इंटेंसिटी क्या थी, अर्थ की तीव्रता क्या थी, मतलब कितने तेज अर्थक्वेक था, इंटेंसिटी 2 पे था, 3 पे था, 4 पे था, 5 पे था, 6 पे था, 7 8 9 कितने पे था। तो रिक्टर स्केल पे 8.9 तक आखिरी रहता है, उसके बाद प्लस, मतलब कि और आगे भी नापा जा सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उससे ज़्यादा आएगा तो कुछ बचेगा नहीं। 6 मैग्नीट्यूड का, अगर रिक्टर स्केल पे 6 मैग्नीट्यूड या उससे ज़्यादा का अर्थक्वेक है, यानी कि 6 रिक्टर स्केल पे 6 है, तो आप समझ लीजिए कि वो अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा हो गया और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसको बर्बाद कर देगा, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। 6 रिक्टर स्केल पे है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अरे 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो एकदम हाथ जल जाएगा, इसी तरीके से इसको आप समझिए कि रिक्टर स्केल पे हम बता रहे हैं कि अर्थ की इंटेंसिटी क्या है, सॉरी अर्थक्वेक की कितने तेजी से आया अर्थक्वेक, 2 के स्पीड में, 3 के, 4 के, 5 के, तो वही स्पीड को हम कहेंगे यहाँ पे रिक्टर स्केल पे कि 6 पे है, 5 पे, 7 पे है। तो भूज वाला जो था वो 8 के से ऊपर था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और सिस्मोलॉजिस्ट के हिसाब से 6 के ऊपर या 6 अगर कोई रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया है, यानी कि वो बहुत तबाही लेके आएगा। रिक्टर स्केल को रिक्टर स्केल कहते क्यों है? क्योंकि एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट ने, अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट मतलब अमेरिका के एक ऐसा आदमी जो अर्थक्वेक पे पढ़ाई मतलब रिसर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट पीपल कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। तो एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स रिक्टर, उन्होंने ही 1935 में डिवाइस का इन्वेंशन किया था। 1935 में
चार्ल्स रिश्टर जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने ये स्केल बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको हम रिश्टर स्केल कहते हैं। तो कहीं अर्थक्वेक आएगा तो आप देखिएगा नीचे लिखा रहेगा कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 3.2 रिश्टर स्केल थी, ओके नॉर्मल था, माइल्ड था, कोई बात नहीं। फिर उसमें ये भी लिखा रहेगा, आप कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़िएगा, उसमें लिखा रहेगा एपी सेंटर अफगानिस्तान में था या ढाका में था या बर्मा में था, इस तरीके से उसका असर बिहार में, दिल्ली में, यहाँ इलाकों में पाया गया। यानी कि उसका सिस्मिक वेव यहाँ तक आया है, एपी सेंटर कहीं और था, इसलिए हमें सिर्फ हिल के हम लोग रह गए। तो जितना तेज रिश्टर स्केल पे अर्थक्वेक आएगा उतना ज़्यादा उसका रिपल्स होगा, सिस्मिक वेव होगा, उतना दूर तक लोगों को उसका असर समझ में आएगा। तो ये रहा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में कोई चीज़ नहीं है जो बताने की। अब आ जाइए सुनामी। सुनामी क्या है? ह्यूज टाइडल वेव, जो पानी के अंदर जो टाइड होता, समंदर के अंदर जो वेव आती है ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची, ह्यूज, उसे हम सुनामी कहते हैं। मतलब कि समंदर का तूफान, बहुत बड़ा तूफान, उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी वर्ड जो है ये जापानीज है, टी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो साइलेंट रहता है, तो सुनामी बोलते हैं इसको, है ना। ये जापानीज वर्ड है, तो इसको हम सुनामी ही पढ़ेंगे। तो सुनामी में क्या है कि समंदर की लहरें जो है बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, उसे ही सुनामी, बहुत ऊंची ऊंची, इतनी ह्यूज कि रास्ते में जो भी आएगा उसको लोग उड़ा के लेके चले जाएंगे। वही वेव जब ज़मीन पे आता है, अब उतनी कई कई 100 मीटर, मतलब वेव जब आके आपके ऊपर पड़ेंगी तो समझ लो कि कुछ बचेगा नहीं। सारी जो समंदर के किनारे चीज़ें होंगी, घर होंगी, नाव होगी, दुकान होगी, सबको बहा के ले जाएगा। तो ये होता कैसे है? जब समंदर के अंदर वोल्केनो एरप्ट होता है या अर्थक्वेक आता है, जाहिर सी बात समंदर के अंदर अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो आएगा, तो उसका असर उसके पानी पे पड़ेगा ना जी। मान लिया बाल्टी के अंदर पानी, उसके अंदर में से हाथ हिलाएंगे तो पानी तो हिलेगा ना। तो उसी तरीके से वोल्केनो अगर आया है या फिर अर्थक्वेक आया है समंदर के अंदर, तो उसका असर समंदर के लहरों पे पड़ता है। तो जितना ज़्यादा अर्थक्वेक होगा उतनी ज़्यादा उसकी लहर होगी। तो अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.75 या उससे ज़्यादा है रिश्टर स्केल पे, मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता अर्थक्वेक की पानी के अंदर 6.75 या उससे ज़्यादा होगी, तो वो सुनामी क्रिएट कर देगा। वेव, बड़े बड़े वेव वो फिर क्रिएट करेगा। और इस वेव की, सुनामी की वेव की स्पीड जानते कितनी होती है? 800 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट प्लेन जिस स्पीड से जाती है उतना टाइम, लगभग 1000 किलोमीटर है पटना से दिल्ली, 1.25 घंटा लगता है, और ऑलमोस्ट 700-800 किलोमीटर पर आवर प्लेन चली, उतना ही स्पीड समझ लीजिए किसकी है? सुनामी की। तो उस स्पीड से और उतना ज़्यादा पानी अगर किसी के ऊपर फेंका जाए तो कुछ बचेगा नहीं। बाल्टी का पानी अगर मैं फेंक दूं तो आप गिर जाएंगे, तेज़ फेंक दूं। अब वो सोचो कि वो कितनी बाल्टी में, तो अंदाज़ा ही नहीं लगा, पूरा समंदर उड़ के और भी 800 किलोमीटर की स्पीड से। मैं बाल्टी से फेंकूँ तो 20, 50, 30 का स्पीड होगा बस। तो सुनामी बहुत ही डिवास्टेशन लाता है, मतलब बहुत बर्बादी लाता है, कुछ भी बचता नहीं है वहाँ पे आसपास। सुनामी से बचने का बस एक ही उपाय है कि आप पहले ही पता लगा लो कि सुनामी आने वाला है और वहाँ से हट जाओ। और कोई उपाय नहीं है सुनामी से बचने का। ना आप दीवार खड़ी कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बचा सकते हैं। कैसा भी घर बना लीजिए, सुनामी आएगा, आप नहीं बच सकते। किस्मत है कोई बचा गया, वो अलग बात है, लेकिन नुकसान होगा। तो सुनामी से बचने का क्या तरीका है कि पहले ही से साइंटिस्ट, जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं, वो लोग पहले ही से अंदाज़ा लगाते कि भाई यहाँ पे सुनामी आने वाला, वो पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला, तो सुनामी होगा, इतना तेज़ आने वाला है। तो उस हिसाब से जिस इलाके में आने वाला है वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो कम बर्बादी होगी। बस बर्बादी तो फिर भी होगी, कम बर्बादी होगी, क्योंकि आप घर, दुकान और पेड़ पौधे तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये है सुनामी, और किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है। तो बहुत सारे इसमें, जैसे हमने पढ़ा अर्थक्वेक वगैरह, ये भी कहाँ पे ज़्यादातर होता है, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, सर्कम पैसिफिक जो एरिया है, पैसिफिक ओशन का जो इलाका है, वहाँ पे
सुनामी या अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। उसके अलावा मेडिटेरियन सी वाला इलाका आता है वो भी है। इवन हमारा हिमालय जो है ये भी अर्थक्वेक जोन में आता है, सेकंड कैटेगरी पे। तो इसलिए कहा जाता है हिमालय के आसपास बहुत ज़्यादा डैम या कंस्ट्रक्शन ना करवाया जाए, वरना लोगों का बहुत नुकसान होगा। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। तो ये सारे नोट्स बनाइएगा, और जैसे मैं फ़ोटो बना के आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि हाउ डज इट वर्क, तब जाके इसका फ़ायदा है। वरना फिर वही नोट्स बनाने वाला होगा और क्वेश्चन आंसर लिखने का हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।